आज का जो टॉपिक है पैराडाइम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पैराडाइम को हिंदी में चिंतन फलक, प्रतिमान, प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर इसे चिंतन फलक समझना चाहिए। तो वास्तव में ये चिंतन से जुड़ा हुआ है। पैराडाइम शब्द का सिस्टेमेटिकली पहली बार प्रयोग थॉमस एस कुन ने किया 1962 में अपनी बुक से द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस में इन्होंने प्रयोग किया। कुन के अनुसार पैराडाइम यूनिवर्सल साइंटिफिक एक्टिविटी होता है, यानी कि जो चिंतन फलक होते हैं वो सर्वसम्मत वैज्ञानिक क्रियाविधि होती है, उपलब्धियां होती हैं जो किसी समसामयिक के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, उस समय के प्रश्नों को उठाता है और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि चिंतन फलक सर्वसम्मत वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं जो समसामयिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस समय के प्रश्नों को उठाती है और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। वास्तव में पैराडाइम जो होता है उस समय के दर्शन और विधि तंत्र का प्रतिफलन होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि पैराडाइम इज द साइंटिफिक एक्टिविटी ऑफ फिलॉसफी एंड मेथडोलॉजी। तो पीटर हैगेट के अनुसार आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीटर हैगेट पैराडाइम इज द साइंटिफिक एक्टिविटी ऑफ स्पेशियल पैटर्न। तो चिंतन फलक जो होता है स्थानिक प्रतिरूप का वैज्ञानिक क्रियाविधि है। यह समसामयिक दर्शन, विधि तंत्र और आधारभूत वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित होता है। यानी कि जो चिंतन फलक होता है वो समसामयिक दर्शन, विधि तंत्र और आधारभूत वैज्ञानिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ होता है। इट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स, थ्योरी फॉलोड बाय रिसर्चर इन पर्टिकुलर फील्ड। तो यह किसी खास क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा संकल्पना, विधि तंत्र, थ्योरी, इन सबों को रिप्रेजेंट करता है। थॉमस एस कुन का जैसे कि 1922 से 1996 में इनका लाइफ स्पान है और 1962 में हम लोगों ने अभी भी देखा था कि उनका जो पुस्तक आया था स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस, जिसमें पैराडाइम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। और ये पता चल गया है कि पैराडाइम जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। कुछ समय के लिए एक विचारधारा काम करता है, फिर उसमें कमियां आ जाती हैं जिसके चलते नए विचारधारा को जनन होता है। तो इस तरह से पैराडाइम किसी कंटेम्प्रेरी पीरियड तक ही सही माना जाता है और जब उसके सामान्य प्रक्रम में फॉल्ट आने लगते हैं तो नए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो पैराडाइम क्या है, चिंतन फलक क्या है? वो उस समय का एक्सेप्टेड थ्योरी, मेथड, वैल्यू और टेक्निक से बना हुआ एक वैज्ञानिक क्रियाविधि है। इस तरह से यह एक वैज्ञानिक समस्या समाधान का आइडियोलॉजी माना जाता है। हैगेट ने पैराडाइम को सुपर मॉडल के रूप में बताया। तो काफ़ी कुछ हम लोग सीख गए। ये पैराडाइम क्या होता है? सर्वसम्मत वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं जो किसी समय का प्रतिनिधित्व कर कर उस समय के प्रश्नों को उत्पन्न करती हैं और उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देने का भी प्रयास करती हैं। जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेज, जिसको हम लोग पैराडाइम्स के चरण बोलते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैराडाइम क्या है, समय विशेष के अनुरूप ये बदलता रहता है, चेंजिंग नेचर होता है किसी भी साइंटिफिक नॉलेज का। तो पहला जो इसका स्टेज होता है वो प्री पैराडाइम फेज माना जाता है, यानी चिंतन फलक से पूर्व अवस्था। इसमें नो कॉमन थ्योरी होती है, कोई सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं होता, मल्टीपल कंपीटिंग स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। तो विभिन्न तरह के विचारधाराएं होते हैं। लो स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, और डाटा स्कैटर्ड होता है। प्रोफेशनलिज्म स्टेज में क्या होता है कि वन अप्रोच गेन्स वाइडर एक्सेप्टेंस, यानी एक उपागम व्यापक मान्यता प्राप्त कर लेती है, और वैज्ञानिक के समुदाय एक सामान्य मानक को एडॉप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। यानी कि वैज्ञानिक समुदाय में इतनी सहमति हो जाती है कि वो एक कॉमन स्टैंडर्ड को मान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो वो माने, इसको तीसरे स्टेज में पैराडाइम फेज कहते हैं, जो नॉर्मल साइंस है। अब जो मान लिए अभी अभी जैसे कि प्रोफेशनलिज्म में माने थे, उस पर रिसर्च एक्टिविटी होने लगती है और उस पैराडाइम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन साइंटिफिक नॉलेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो रिसर्च हो रहे हैं पैराडाइम फेज में। जब बहुत सारा एग्जिस्टिंग पैराडाइम, चौथा फेज में क्राइसिस फेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम था वो फेल करने लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च आ जाते हैं, बहुत सारी विसंगतियां दिखने लगती हैं नए नए रिसर्च से। सो डाउट राइजेज अबाउट द प्रिवेलिंग थ्योरी। तो जो पहले से जो पैराडाइम फेज में जो हम लोगों ने मान लिया था, उसमें कमियां आने लगती हैं, और इस कमी के चलते कमी का मूल वजह क्या है कि अनुसंधान हुआ, नए नए तथ्य निकल के आए, जिससे कि क्राइसिस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है। अब वो ओल्ड पैराडाइम में जो एनोमोलीज थी, विसंगतियां थी, उनके लिए नया थ्योरी आ गया जो कि ओल्ड पैराडाइम को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक रिवोल्यूशन में मेजर शिफ्ट इन द कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। तो विधि तंत्र और संकल्पना में बड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, और इस तरह से न्यू पैराडाइम्स शिफ्ट हो जाता है। तो हेनरिक्सन ने इसी जो शिफ्टिंग ऑफ पैराडाइम्स है उसको उन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में दिखाया, जिसको इन्होंने प्लेट्यूस रूप में। प्लेट्यू में क्या होता है, जो भी एक पैराडाइम फेज आती है उसमें सीधे वर्टिकली हो जाएगा और फिर वो कॉन्टिन्यूस चलेगा, कमी आने पर फिर गिरावट आएगा और फिर उत्थान होकर नया एक स्टेज आता है। तो हेनरिक्सन ने इसको वैज्ञानिक ज्ञान को प्लेट्यू जैसा बताया। प्लेट्यू की तरह उन्होंने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, उसमें वैज्ञानिक ज्ञान की जो तुलना होती है वो पठार जैसा किया, कि जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो अपलिफ्ट हो जाता है और बिल्कुल फ्लैट होकर चलता रहता है। जब कमियां आती हैं तो डाउनफॉल होती है और फिर से एक नया अपलिफ्टमेंट होकर एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से लगातार पठार बनने का एक क्रम हेनरिक्सन ने अपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा दिखाया। तो कुल मिलाकर समझ में आया क्या कि पैराडाइम में लगातार चेंज होते रहते, क्योंकि नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए ऑब्जर्वेशन से नया ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ पैराडाइम में चेंजेस को दिखाया गया है, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, तो ये एक एस्टेब्लिश थ्योरी थी, बाद में इसको पॉसिबिलिज्म ने रिप्लेस करने का प्रयास किया। इसी तरह से मान लीजिए रीजनल ज्योग्राफी है, जिसको आइडियोग्राफी के बोला गया, जिसको रिचर्ड हडसन ने आगे बढ़ाया था, तो बाद में फ्रेड कटसेफर ने इसको, एकरमैन ने ये क्वांटिटिव रिवोल्यूशन में इन्होंने बदल दिया। इसी तरह से क्वांटिटिव ज्योग्राफी है, तो उसमें जो कमियां थी उसको बिहेवियरलिज्म और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के द्वारा
तय किया गया। तो ये सब लगातार पैराडाइम में शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि पैराडाइम जो होता है दर्शन और विधि तंत्र का इंटरेक्शंस है। फिलॉसफी क्या बताती है, किसी भी विषय में क्या अध्ययन करना है, उसको ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करती है और कैसे उस को अध्ययन को करना है वो मेथडोलॉजी बताती है। तो इस तरह से हम लोग को पैराडाइम का निचोड़ समझ में आ गया। तो फिलॉसफी और मेथडोलॉजी दोनों ही किसी भी पैराडाइम्स के लिए आवश्यक है। किसी भी विषय को जिंदा विषय बनने के लिए, लाइव विषय बनने के लिए उसके लिए पैराडाइम जरूरी है। बिना पैराडाइम का कोई भी विषय लंबे समय तक सरवाइव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने बात किया था पैराडाइम शिफ्टिंग को, यहाँ पर एक नॉर्मल भाषा में दिया गया है कि कैसे पैराडाइम में चेंज आता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ आइडियाज, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज जमा होते रहते हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। जब बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं तो टेंशन बढ़ जाता है और फिर उस विचारधारा को मानने वालों का ग्रुपिंग हो जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स हो जाते हैं, जिससे कि क्राइसिस होने लगती है और लास्ट में एक साइंटिफिक रिवोल्यूशंस अकर जो सबसे अच्छा होता है प्रोबेबिलिटी वो निकल के आ जाता है और इस तरह से एक रिवोल्यूशन हो जाती है और इस तरह से एक न्यू पैराडाइम शिफ्टिंग हो जाती है। तो वही जो बातें हम लोगों ने वहाँ पर किया था, इसी को नॉर्मल भाषा में बताया जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी इज इसेंशियल स्टोरी ऑफ शिफ्टिंग पैराडाइम्स। तो पैराडाइम का यहाँ हिस्ट्री है। मेजर पैराडाइम शिफ्ट को भूगोल में यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि ज्योग्राफी हैज इवॉल्व थ्रू द सेवरल डिस्टिंक्ट फेजेज ईच मार्क बाय द डोमिनेंट वे ऑफ थिंकिंग। जैसे कि यहाँ पर हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से लिया, उसके पहले का इतिहास को हमने छोड़ दिया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म 19वीं शताब्दी के या 20वीं शताब्दी के पूर्व के पहले भी भूगोल में काफ़ी पैराडाइम्स रहे हैं। जैसे कि ग्रीक फेज में मिस्टिसिज्म रहा है, रहस्य को खोजना। तो इसी तरह से डार्क एज में और अरबियन ज्योग्राफर्स में थियोलिज्म था, ईश्वरवादी विचारधारा था। तो उसके पहले भी बहुत सारे रहे हैं। यहाँ हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से लिए हैं। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आ गया डार्विन के प्रभाव में। रेडजेल ने इसको काफ़ी डोमिनेट किया एंथ्रोपोजियोग्राफी पार्ट 1 के द्वारा 1882 के द्वारा। तो फिजिकल इन्वायरमेंट को बड़ा ही कंट्रोलर माना गया कि यही सब कुछ कंट्रोल करता है। पीपल फ्रॉम द वार्म क्लाइमेट्स आर इनहेरेंटली लेजी। जो वार्म क्लाइमेट्स के लोग होते हैं लेजी होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव। उनको जीने के लिए बहुत कठिन काम नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से फॉसिबिलिज्म में मनुष्य को ज़्यादा डोमिनेंट बना दिया गया, नेचर को साइडलाइन कर दिया गया। तो बोलता है कि डेजर्ट इज हैरेस बट ह्यूमंस कैन बिल्ड एयर कंडीशन सिटी लाइक लास वेगास एंड दुबई। तो मरुस्थल भले ही हैरेस होता है लेकिन मनुष्य जो है अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेजर्ट एरिया जैसे लास वेगास और दुबई जैसे शहर को खड़ा कर देता है इसी के थ्रू। तो इस तरह से पॉसिबिलिज्म दिखा दिया गया। इसी तरह से एरियल डिफरेंशिएशन आ गया। रिचर्ड हार्टसोन ने यूनिकनेस को बात कर कर रीजन को डोमिनेंट बना दिया और ज्योग्राफी को डिस्क्रिप्टिव मान लिया गया। फिर बाद में क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी आ गया जिसमें कि मॉडर्न थ्योरी वगैरह स्टैटिक्स विधियों पर आधारित होकर आएगा। इसी तरह से चूँकि मनुष्य मानवीय मूल्यों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो मानवीय मूल्यों के लिए क्रिटिकल ज्योग्राफर्स या बिहेवियरल ज्योग्राफर, ह्यूमैनिटिज़म्स, रेडिकल ज्योग्राफी ये सब आ जाएगा। इसी तरह से रेडिकल ज्योग्राफी के आगे भी हम लोग फेमिनिस्ट ज्योग्राफी या मॉडर्निज्म जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी था उससे भी आगे निकल कर अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म की ओर निकल गए। पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ साथ हम लोग इकोलॉजी को बिल्कुल ध्यान में रख के लगातार उस पैराडाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में लगातार अपनी पैराडाइम शिफ्टिंग होती है
और जीआईएस और नए नए टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी को और रिच बना दिए। तो इस तरह से एलन आर एच बेकर, थॉमस ए स्कून और सम ज्योग्राफी हिस्टोरियंस, ये लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट्स को विचार व्यक्त किया। हेनरिक्सन्स का भी हम लोग देखे थे कि कैसे उन्होंने शिफ्टिंग, पैराडाइम शिफ्टिंग पर बात किया अपने ज्योमेट्रिकल ग्राफ्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें हम लोग यही चीज़ समझ पाए कि चिंतन फलक जो होता है वो समय के साथ लगातार अपना परिवर्तनशील होता है। मास्टर मैन जो कून की शिष्या रही हैं, मार्गरेट मास्टरमैन, उन्होंने 1970 में एक पेपर लिखा, नेचर ऑफ पैराडाइम। इसके माध्यम से सी एनालाइज द थॉमस कून यूज ऑफ द टर्म पैराडाइम्स। तो उन्होंने थॉमस कून जो कि ये शिष्या थी, और उन्होंने पैराडाइम को समझने के बाद उसने पैराडाइम को 3 ग्रुप्स में बांटा, यानी कि पैराडाइम्स को 3 प्रकार का उन्होंने माना। मास्टरमैन ने पहला जो पैराडाइम माना था वो मेटाफिजिकल पैराडाइम था, जिसको हिंदी में हम लोग पराभौतिक चिंतन फलक बोलते हैं, जो सार्वत्रिक प्रकृति का होता है, यूनिवर्सल नियम पर चलता है और पूरे वर्ल्ड व्यू में ये लागू होता है। दर्शन और फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ अ डिसिप्लिन पर बेस्ड होता है। ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च के लिए व्यापक संकल्पनात्मक ढांचा प्रदान करता है। एग्जाम्पल इन ज्योग्राफी, तो हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, पॉसिबिलिज्म को, पॉजिटिविज्म को ये इसमें पाते हैं। इसी तरह से सोशियोलॉजिकल पैराडाइम जो होता है, सोशियोलॉजिकल साइंटिफिक पैराडाइम, इसको हम लोग सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन फलक भी कहते हैं, जिसकी दायरा बृहद होती है, जिसमें शेयर्ड वैल्यूज जो होती हैं या परंपरा, विधि, तंत्र, प्रैक्टिसेस, इसको विद्वानों की कम्युनिटी एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसका भी दायरा बृहद होता है सोशियोलॉजिकल पैराडाइम्स का। और गाइड्स व्हाट द रिसर्चर कंसिडर द वैलिड प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्टेबल्स मेथड्स। वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल इसका क्या है कि वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड्स ड्यूरिंग द क्वांटिटिव रिवोल्यूशन। तो क्वांटिटिव रिवोल्यूशंस में के द्वारा हम लोग क्वांटिटिव विधियों का जो इतना ज़्यादा उपयोग करने पर बल दिए ना, ये सोशियोलॉजिकल साइंटिफिक पैराडाइम का एक एग्जाम्पल माना जाता है। इसी तरह से तीसरा जो है कंस्ट्रक्ट पैराडाइम, जिसको आर्टिफैक्ट पैराडाइम या एग्जाम्पलर पैराडाइम भी कहते हैं, उपादान चिंतन फलक। इसकी दायरा सीमित होती है, इसमें मॉडल, थ्योरी, टेक्निक्स और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंक्लूड द प्रैक्टिकल टूल्स एंड मेथड्स फॉलो बाय द रिसर्चर्स। इसका एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेविटी मॉडल है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, जीआईएस है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल्स है। तो ये इसकी दायरा सीमित लेवल की होती है कंस्ट्रक्ट पैराडाइम का। तो इस तरह से मास्टरमैन ने पैराडाइम को मेटाफिजिकल, सोशियोलॉजिकल और कंस्ट्रक्ट पैराडाइम के रूप में बांटा, जो हेल्प करता है पैराडाइम के विभिन्न स्वरूपों को समझने में। और दिस क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर द एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंड क्वांटिटिव रिवोल्यूशंस। तो भूगोल में चिंतन फलक का कैसे विकास हुआ, तो देखिए ग्रीक और रोमन पीरियड जो 600 बीसी से 400 एडी के बीच में माना जाता है, ये मिस्टिसिज्म को हल किए ग्रीक और रोमन लोग। इसी तरह से ईसाई और मुस्लिम युग जो अंधयुग भी है, ये 400 से 1400 एडी तक है, ईश्वरवाद का ये फिलॉसफी था इस समय। इसी तरह से रेनासा पीरियड, पुनर्जागरण काल 1400 से 1800 एडी तक है, एक्सप्लोरिज्म हुआ इसमें। हम्बोल्ट और रीटर का युग 1800 से 1859, ये ज्योग्राफी में रोमांटिसिज्म कहलाता है। ग्रीक पीरियड भी रोमांटिसिज्म है। फिर डार्विन युग आ गया, जिसमें रेडजल, रिस्टोफन ये लोग डोमिनेंट रहे।
1859 से 19 तक, इसमें विकासवाद इवोल्यूशनिज्म आ गया। इसी तरह से पर्यावरणवाद 1900 से 1930 के बीच में निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद के रूप में हाईलाइटेड रहा। इसी तरह से रीजनल स्टडी आ गया 1930 से 1950 में, रियल डिफरेंशिएशंस की बात की गई, रीजनल स्टडी की बात किया गया, कोरोलॉजी डोमिनेंट रहा। अगला स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस 1950 से 1960 में पॉजिटिविज्म का प्रभाव रहा, मात्रात्मक क्रांति, सिस्टम एनालिसिस, मॉडल प्रतिपादन, तो भूगोल को मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए रहा। नए फिर नेक्स्ट में न्यू ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग के क्रिटिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसमें व्यवहारवाद, मानववाद, लोक कल्याणकारी भूगोल, क्रांतिकारी भूगोल, पर्यावरण कारकवाद, नारीवादी भूगोल, और अभी तो पोस्ट मॉडर्निज्म में हम लोग विश्वास करते हैं, हर स्थानीयता को महत्व दे रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में हम लोग मानते हैं कि जो यूनिवर्सलिज्म्स होता है वो सक्सेस नहीं है, हर स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक विधियों को अपनाना होगा, जिसको हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म्स के रूप में देखते हैं। तो नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भूगोल लगातार अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है, इसे ही हम लोग चिंतन फलक के रूप में लेते हैं। तो मेरा प्रयास, उम्मीद है आपको चिंतन फलक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।